हर अकबर को, हर सल्तनत को जवाब देने के लिए कोई महाराणा प्रताप जरूर होता है, कोई मेवाड़ जरूर होता है। आपके पिताजी बीजेपी के टिकट पर चित्तौड़गढ़ से सांसद बने, उसके बाद में कांग्रेस में गए, अब आप वापस बीजेपी में। राष्ट्रपति का उदयपुर दौरा, आपके कुछ बयान सामने आए कि ये दौरा उन्होंने जिन जगहों पर विजिट किया है वो गलत है, या जो हुआ है वो गलत जरूर है। एक ही परिवार में एमएलए, उसी परिवार में एमपी, कलेक्टर कभी कॉल अटेंड नहीं करते हैं, कभी बात नहीं सुनते और उसके बाद आपको सीएमओ से कांटेक्ट करना पड़ता। पोजीशन की अपनी गरिमा होती है। मिराज ग्रुप के साथ आपकी अदावत का मामला है क्या? ये पार्टी की तरफ से मुझे एक ऑफर किया गया कि आदिवासी हिंदू होते ही नहीं है, तो राजकुमार रोत संस्कृति की बात ही नहीं। आप ही के नाथद्वारा से सीपी जोशी, माने लेकिन जब आपकी राजनीति में एंट्री हुई उसमें वो एलओपी थे और आपके अरे ज्यादा परिचय नहीं हुआ। रविंद्र सिंह पार्टी तो न्यूज़ में काफ़ी रहे, कुछ सही बातों के लिए, कुछ गलत बातों के लिए। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जब कोई कहता है कि दुनिया कदमों में है या किसी बादशाह को शहंशाह होने का गुमान हो जाए तो वो गलत है, क्योंकि हर अकबर को, हर सल्तनत को जवाब देने के लिए कोई महाराणा प्रताप जरूर होता है, कोई मेवाड़ जरूर होता है। और जब किसी के नाम के साथ उनकी पहचान में मेवाड़ जुड़ जाए तो उसकी पहचान को चार चांद लग जाते हैं। आज पॉलिटिकल पंचायत पर चर्चा के लिए हमारे साथ ऐसी ही शख्सियत विश्वराज सिंह, मेवाड़ है, महाराज कुंवर और वर्तमान समय में नाथद्वारा से विधायक है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, धन्यवाद। पॉलिटिकल पंचायत पे चर्चा शुरू कर रहे हैं तो पॉलिटिक्स से ही करेंगे। 17 अक्टूबर 2023 की सुबह दिल्ली में तमाम टीवी चैनलों पर एक खबर चलने लगती है कि आज दिल्ली में बीजेपी में कोई वीआईपी ज्वाइनिंग होने वाली है। सबकी नज़र होती है कि ऐसी कौन सी वीआईपी ज्वाइनिंग है। करीब करीब 10 बजे के आसपास पूरे टीवी चैनलों के कैमरा बीजेपी ऑफिस पर होते हैं और थोड़ी ही देर में वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ आप पहुँचते हैं। ये पॉलिटिक्स में अचानक एंट्री का फैसला कैसे हुआ? मैं इसे अचानक नहीं कहूँगा, क्योंकि फॉर्मली पॉलिटिक्स में जुड़ने से पहले हम काफ़ी लोगों के बीच में जाते आते रहे हैं और पहले भी एक तरह से आप कह दें ऑफर्स है या अपॉर्चुनिटी थी कि पॉलिटिक्स में डायरेक्टली कदम उठाएं, लेकिन इस समय मेरे ख्याल से अब समय की बात है। मैंने सोचा कि अभी सही टाइम है कि कदम उठा लें, तो इसलिए मैंने पार्टी ज्वाइन करके आगे चुनाव लड़े। जब आप पार्टी ज्वाइन कर रहे थे दिल्ली में और जो तस्वीरें सब मीडिया में छपी, उस समय राजस्थान बीजेपी के 4 अहम नेता उस मंच पर थे। वहाँ पर जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी, उस समय के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और अर्जुन राम मेघवाल। आपको बीजेपी में कौन ले आया या किन्होंने ये फैसला लिया कि विश्वराज सिंह जी को अब पॉलिटिक्स में आना चाहिए और यहाँ से जनता का नेतृत्व करना चाहिए? अब पार्टी की तरफ ने निर्णय किसने लिया है वो मैं तो आपको नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हमारी बातचीत तो जान पहचान तो सीपी जोशी से पहले भी थी और जो दिया कुमारी जी हैं उनसे तो पारिवारिक हिसाब से पहले भी पहचान थी। तो बात तो शुरुआत तो इन सेंस अगर आप बात करें कि इसी विषय में, तो बात तो दिया कुमारी जी से शुरू हुई थी और बात बढ़ते बढ़ते आपने जैसे कहा फिर मैंने पार्टी को ज्वाइन कर लिया। ओके, आपने नाथद्वारा से विधायक का चुनाव लड़ा, ये कमिटमेंट पार्टी ज्वाइन करने से पहले के थे या आपने पार्टी ज्वाइन कर ली उसके बाद पार्टी को जो फैसले लेने हो उस? ये पार्टी की तरफ से मुझे एक ऑफ़र किया गया कि आप लड़ना चाहें तो नाथद्वारा से आप लड़े और मैंने मान ली उस बात को। ज्वाइनिंग के बाद में? ज्वाइनिंग के बाद। ठीक है। राजनीति में जब कोई व्यक्ति लंबे उद्देश्यों के साथ चलते हैं तो किसी न किसी को अपना आदर्श मानते हैं। एज अ पॉलिटिशियन, डेमोक्रेसी के रूप में आप किसे अपना आदर्श मानते हैं? राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? देखिए, पॉलिटिशियन में एक्टिव पॉलिटिक्स में अभी जुड़ा हूँ कुछ महीने पहले, और जहाँ आदर्श की बात है मेरे ख्याल से जो भगवान का आशीर्वाद है कि मेरे परिवार में ही बहुत ऊंचे नाम है, तो जो आदर्श वो जो इन आदर्शों को वो लेके चले हैं, उन आदर्शों को ही मैं अपना आइडियल मानता हूँ।
वर्तमान राजनीति से कोई राजनीतिक गुरु न होकर के आपके परिवार में समाज सेवा के जो आदर्श चलते आ रहे हैं उन्हीं को लेकर के उन्हीं आप को आगे। लेकर मैं आगे चल रहा हूँ। बिल्कुल। आपके पिताजी बीजेपी के टिकट पर चित्तौड़गढ़ से सांसद बने, उसके बाद में कांग्रेस में गए, अब आप वापस बीजेपी में। वापस की बात नहीं होगी क्योंकि महाराणा साहब जी हाँ वो बीजेपी के टिकट पे चित्तौड़गढ़ के सांसद रहे, फिर उन परिस्थितियों जो बदली थी तब वो कांग्रेस के साथ भी थे, और ये वापस की बात नहीं होगी क्योंकि ये मेरा पहला कदम है। और मैंने बीजेपी चूज़ की या बीजेपी में शामिल हुआ, जैसे मैंने उस समय मेरे स्पीच में भी कहा कि जो प्रशासन की बात है उसे देखते हुए मैं बीजेपी में शामिल हो रहा हूँ। गुलाबचंद कटारिया उदयपुर मेवाड़ रीजन के बड़े नेता थे, उनको गवर्नर बना करके पहले नॉर्थ ईस्ट में भेजा गया, अभी वो पंजाब के गवर्नर है और चंडीगढ़ के प्रशासक है। कुछ लोगों का कहना था कि बीजेपी अगड़े तबके को साधने के लिए मेवाड़ रीजन में किसी ऐसे नेता की तलाश कर रही थी जिनको प्रमोट करके वो यहाँ पर एक नई लीडरशिप खड़ी कर सके। क्या उनके जाने से जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसके विकल्प के तौर पर आपको यहाँ पर पार्टी आगे लाई है? अब वो आप पार्टी के जो लोग जो निर्णय करते हैं आप उन्हीं से पूछें, वो बेहतर जवाब देंगे इसके बारे में। थोड़ा सा आप पॉलिटिशियन हो गए हो पक्के। फ्लैशबैक में जाएंगे अपन। हाँ। आम लोग होते हैं, वैसे पॉलिटिकल पंचायत के ज़्यादातर दर्शक हमारे पॉलिटिकल मुद्दों पर ही सुनना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे आम लोग हैं जिनके राज परिवारों से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें जानने में बड़ा इंटरेस्ट होता है। और वो आम लोग क्यों हम ही कहेंगे कि जब बचपन में कोई काम नहीं करता था, मेरे जैसे कोई आलसी बैठा होता था, उनको यही कह के घर वाले ताने मारते थे कि ऐसे बैठे हो, राजकुमार हो गया तुम। तो राज परिवारों का बचपन कैसा बीतता है? कैसा आपका बचपन कैसा था? ये आपने जो है हिंदी में ऐसे एक मुहावरा तो है, लेकिन मैं तो कहना चाहता हूँ कि जो भी भले राजकुमार है कि रूलर है वो ऐसे बैठे नहीं होते, नहीं तो अगर ऐसे ही बैठते तो हमारा जो इतिहास है वो बनता ही नहीं। तो सबका अलग अलग काम है, तो हम हमारे तरीके से काम करते हैं, किसी और का दूसरा काम है तो वो दूसरा काम करते हैं। तो बचपन की बात आप पूछते हैं तो बचपन मेरे ख्याल से जो मेरी स्कूल जो पढ़ाई है वो सब बम्बई में हुई थी, और जैसे बम्बई में लोग स्कूल जाते हैं वैसे मैं भी वैसे ही गया हूँ। तो और हाँ, छुट्टियों के दौर तो हम ज़रूर उदयपुर आते थे, तो और उदयपुर में यहीं रहते थे बचपन में भी। तो अब बात तो वही है, बचपन की ऐसे ही गुजरी बम्बई और उदयपुर में। आपके परिवार से आप दो लोग राजनीति में आ गए, कम आपने कहा कि राजनीति मेरा पहला कदम है, आपने पहला और दूसरा दोनों तेजी से भर लिया है। तो राज परिवारों के बारे में दूसरी सबसे रोचक बात होती है, वो होती है शादियाँ। कि हालांकि कुछ लोगों को जिनको मॉडर्न टाइप की ज़्यादा चीज़ें नहीं पता है, उनको तो ऐसा लगता है कि हर राज परिवार में स्वयंवर होते होंगे। आपकी शादी का किस्सा आम लोगों को कैसे, परिवार ने ही तय किया था, सब कुछ प्रोसेस परिवारों का ही था, या आपकी अपनी, क्योंकि आप कह सकते हैं कि परिवार के तहत ही ये शादी तय हुई थी, और ये बात नहीं है कि हमें पूछा नहीं गया था, हमें पूछा तो ज़रूर गया था, लेकिन तय तो परिवार के द्वारा ही हुई थी, क्योंकि हमारी तरफ से ऐसे ही जो कस्टम है वैसे ही होता है, लेकिन हमें ज़रूर पूछा गया था। एक जब हम बीजेपी की पॉलिटिक्स पढ़ते हैं ना, तो देश के जितने भी राज परिवारों की तरफ नज़र घुमाते हैं सारे कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़े हुए। पिछले कुछ दशकों में कांग्रेस से जुड़ने का ट्रेंड थोड़ा बहुत ज़रूर बढ़ा है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है फलां राज परिवार का, फलां राज परिवार में फलां रिश्तेदार सांसद है, फलां एमएलए है। तो क्या राज परिवारों में अब भी शादियों के टाइम ये चीज़ ध्यान रखी जाती है कि हमारी शादी होगी तो राज परिवार में ही होगी? ये भी एक मेरे ख्याल से गलत प्रचार है कि राज परिवार की शादी राज परिवार के साथ ही होती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि राज परिवार तो इन सेंस गिने चुने, और सब राज परिवारों का इतिहास तो आप शताब्दियों तक जाता है। तो आप गिने चुने राज परिवारों के साथ ही शादी शताब्दियों से तो हो ही नहीं सकती। तो ये भी एक मेरे ख्याल से एक गलत प्रचार है कि राज परिवार के साथ राज परिवार की शादी होती है। ठीक है, अगर हम जान पहचान के हैं और मिलना जुलना होता है तो ऐसे शादियाँ हो जाती हैं, लेकिन हमेशा ये नहीं है कि इन्हीं के साथ ही होगी शादी। हाल ही में एक विवाद मेवाड़ में विशेष तौर से चर्चा में रहा, और उसकी चर्चाएं कहीं ना कहीं जयपुर की सियासी गलियारों और दिल्ली तक भी हुई। राष्ट्रपति का, द्रौपदी मुर्मू का, महामहिम का उदयपुर दौरा, और उस दौरान आपके कुछ बयान सामने आए कि ये दौरा उन्होंने जिन जगहों पर विजिट किया है वो गलत है। क्या मामला है पूरा? ये मामला शुरू हुआ हमारे जो पारिवारिक जो विभाजनवाद है वो 1983 में फाइल हुआ,
और तब से हमारे पूरा जो एस्टेट है उस पर कोर्ट के यथास्थिति के आदेश हैं। और घर के जो और टैक्स डिपार्टमेंट ने भी मान लिया है कि ये सब संपत्ति जो है पारिवारिक संपत्ति है। और कुछ साल पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी ये आदेश दिया कि सब संपत्ति पारिवारिक संपत्ति है। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आदेश तो उसकी चुनौती अपील तो हाई कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन आज की स्थिति में टैक्स डिपार्टमेंट भी पारिवारिक संपत्ति मानता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर जो था वो था। और घर के बड़े जो हैं महाराणा साहब हैं, तो अगर आप देख सकते हैं कि अगर प्रेसिडेंट जिनकी इस पोजीशन की अपनी गरिमा होती है और यहाँ पे जो सब संपत्ति पे यथास्थिति के आदेश हैं, विभाजनवाद है, और आप हमारे ऐतिहासिक और हमारे धरोहर को आके देखना चाहते हैं, उनके फ़ोटोग्राफ भी आए हैं कि हमारे जो हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स है वो देख रहे हैं, और आप जो घर के बड़े हैं आप उसको बताते ही भी नहीं हैं कि जब संपत्ति सब पारिवारिक है आज की स्थिति में, तो घर के बड़े हैं, आप इतिहास के बारे के तरफ रुचि दिखा रहे हैं, आप घर के बड़े को कुछ कहते ही नहीं। तो ये तो मेरे ख्याल से उस जो ऑफिस है उसकी गरिमा के तो खिलाफ है, और गलती तो प्रशासन की भी है कि उन्होंने इसको हल्के तरीके से लिया है। अब क्यों लिया है वो आप समझ सकते हैं। मैं प्रशासन की बात पर आऊँगा। प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट, और वैसे में उनको अपने ही मुल्क के किसी जगह पर जाने का विरोध झेलना पड़े या आपत्ति दर झेलनी पड़े, और वो भी तब जब रूलिंग पार्टी के ही एक एमएलए और एमपी द्वारा, तो कहीं ना कहीं लोगों में ये चर्चाएं थी कि ये कहीं ना कहीं आपत्ति अनकॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशन क्रिएट करते हुए तो नहीं नज़र आ रही। देखिए, ये जो है हमारे पारिवारिक संपत्ति और हमारा जो इतिहास है और हमारे जो हेरिटेज है उसे संभालना मेरा कर्तव्य है। और भले दूसरे मिनिस्टर आए हो, आज के दिन प्रेसिडेंट आए हैं, अगर कुछ गलत बात हो रही है तो मेरा तो कर्तव्य बनता है कि मैं आवाज़ उठाऊं, और अगर मैं खुद के लिए आवाज़ नहीं उठा पाऊंगा तो फिर दूसरों के लिए मैं क्या आवाज़ उठाऊंगा। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात तो मेरे ख्याल से अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, लेकिन यहाँ जो हुआ है वो गलत ज़रूर हुआ है। ओके, आपने एक बयान दिया था जिसमें आपने कहा कि हमने कलेक्टर तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन कलेक्टर कभी कॉल अटेंड नहीं करते हैं, कभी बात नहीं सुनते, और उसके बाद आपको सीएमओ से कांटेक्ट करना पड़ता है और वहाँ से सूचना आती है, उसके बाद में सुनवाई होती है। एक ही परिवार में एमएलए, उसी परिवार में एमपी, लेकिन बावजूद इसके ऐसी क्या वजह हैं कि लोकल प्रशासन में कलेक्टर नहीं कर रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं कलेक्टर को कहीं ना कहीं से तो शह, जितनी मेरी राजनीतिक समझ कहती है कि बिना किसी की शह के कलेक्टर इस तरह के एमएलए या एमपी की जन सुनवाई, उनकी कही हुई बातों को गंभीरता से न ले। मेरे ख्याल से कि कलेक्टर को और दूसरे जो भी प्रशासन अधिकारी हों, सिर्फ वो अकेले नहीं, उनको प्रेसिडेंट के विज़िट को ऐसे हल्के तरीके से लेना भी नहीं चाहिए। पहले सबसे बड़ी गलती है कि उन्होंने इसके हल्के तरीके से लिया है। और दूसरी बात है कि ये जो कवानी साहब ने ट्राई किया था कलेक्टर को कुछ दिन इस विज़िट के कुछ पहले कुछ पब्लिक के इंटरेस्ट की बात के लिए वो फ़ोन कोशिश की थी, तब भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो ये मेरे ख्याल से जो प्रशासन उनके तरफ से तो एक मिसकंडक्ट ही है, प्रशासन की तरफ से। ज़रूर। इससे पहले भी शायद प्रतिभा पाटिल आई है यहाँ पर, एपीजे अब्दुल कलाम आए हैं शायद, और कुछ समय पहले शायद G20 शेरपा की मीटिंग भी यहाँ पर हुई। उस समय शायद आपने गृह राज्य मंत्री उनको पत्र लिखा था, विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखा था। तो ये जब कंटिन्यू, और शायद प्रधानमंत्री कार्यालय को भी पत्र लिखा था। प्रधानमंत्री कार्यालय वाला मैं कंफर्म नहीं हूँ। और आप कैसे 1985 से करीब से आप देख लें, इतने साल हो गए। पहले महाराणा साहब लिखते थे, मैं भी लिखता हूँ, तो आप जैसे ये जो आज के समय में हम वीआईपी कहते हैं, इसकी तो लंबी लाइन है। लेकिन अब तो आप रूलिंग पार्टी में, पहले तो चलो आप पॉलिटिक्स में नहीं थे, सत्ता में नहीं थे, अब सत्ता आप ही की है, लेकिन सिस्टम क्यों नहीं सुनवाई कर रहा? मैं कलेक्टर वाले उस पॉइंट कर रहा हूँ। आप कुछ समय पहले डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, तो डेमोक्रेसी के साथ आता है रूल ऑफ लॉ। तो भले मैं सत्ता में हूँ या नहीं हूँ, हर नागरिक के लिए रूल ऑफ लॉ तो होना चाहिए। ओके, क्यों नहीं? कुछ लोगों ने ये पॉइंट्स लिखा, क्योंकि हमने जब कल इंटरव्यू लेना तय किया तो हमने अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये किया कि आम लोगों के सवाल क्या हो, वो भी आए। उनमें कुछ लोगों का पॉइंट्स था कि अगर बड़ी बड़ी विजिट्स उदयपुर में होती है और बड़े बड़े G20 शेरपा की मीटिंग्स वगैरह होती है, तो इससे हमारे जो टूरिज़्म वाला पॉइंट ऑफ व्यू है उससे उदयपुर को फ़ायदा होता है, इकोनॉमी को वहाँ से फ़ायदा होता है। देखिए, फ़ायदा आप ज़रूर करें, लेकिन सही तरीके से करें। बिल्कुल। आप किसी के हक छीन के आप कहते हैं कि ये फ़ायदा होता है, तो ये कहाँ का फ़ायदा है?
हम मेवाड़ के इतिहास में जाते हैं तो चूंकि महाराणा प्रताप मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक है। मेवाड़ के युद्ध में शक्ति सिंह महाराणा प्रताप के विरुद्ध थे, लेकिन वो जो परिवार में विभाजन था, आखिरकार शक्ति सिंह और महाराणा प्रताप गले मिलते हैं। और जिस तरीके से साहित्य में वर्णन किया गया है कि जब वो गले मिल करके उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं, तो वो बहुत देर तक वो एक अलग तरीके से साहित्य ने दर्शाया है। क्या मेवाड़ के लोग, जो अभी वर्तमान समय में ये इशू चल रहा है, क्या वो शक्ति सिंह और महाराणा प्रताप के गले मिलने वाला नज़ारा फिर देख पाएगा? देखिए, हमारी तरफ से जैसे ये विभाजनवाद दाखिल किया है, तो ये विभाजनवाद का मतलब यही है कि जो पारिवारिक संपत्ति है आप आपस में बांट लें। जी। कभी ये नहीं कहा कि आप परिवार के सदस्य नहीं हो, कि आपसे बात ही नहीं करनी है, कि ऐसी तो बात है नहीं कोर्ट में। जी। तो जो लोग दूरी बनाए रखे हैं और जिन्होंने कहा है कि आप परिवार के सदस्य नहीं है, कि आप घर के बड़े नहीं हैं, ये प्रश्न मेरे ख्याल से आप उनसे पूछें। जी। एक स्टैचू ऑफ बिलीफ, उसका मामला विधानसभा में भी उठा, उसका मामला संसद में भी उठा। शायद शिव जी की विश्व में सबसे बड़ी प्रतिमा और दुनिया की दूसरी बड़ी प्रतिमा है। वो क्या मामला है? मिराज ग्रुप के साथ आपकी अदावत का मामला है क्या? क्यों अदावत में शब्द इसलिए यूज़ ले रहा हूँ कि कल जब मैं आने से पहले रिसर्च कर रहा था तो मिराज ग्रुप का जो स्टेटमेंट था उसमें जो लहजा था वो किसी कॉरपोरेट हाउस का लहजा लग नहीं रहा था, क्योंकि कॉरपोरेट हाउस अक्सर पॉलिटिकल मामलों में सौम्यता से बयान देकर के बचने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैंने जो कहा था वो सिर्फ मिराज या ये मूर्ति के खिलाफ नहीं थी। मैंने 2-3 चीज़ उठाई थी कि एक तो है ये मूर्ति, एक जो है जो दूसरे जगह कोई मानी जाए स्थान है उसके नकल में आप बना के करें, ये भी मुद्दा मैंने उठाया था। और जहाँ तक ये मूर्ति की बात है, ये मिराज के खिलाफ या मिराज के बारे में नहीं है, ये सिर्फ मूर्ति के बारे में है। और ये बात यही थी कि आप मूर्ति बनाए हो तो मूर्ति के ऊपर चढ़ के आप पूजा करो, ये तो कोई हिंदू संस्कृति की बात ही नहीं है, तो इसको रोकना चाहिए। ओके। अब हम थोड़ा सा वापस वर्तमान पॉलिटिक्स पर और बीजेपी कांग्रेस उस मुद्दे पर आएंगे। मेवाड़ कह दें या फिर उदयपुर से दक्षिणी राजस्थान का पूरा बेल्ट है। 2018 के इलेक्शन में भारतीय ट्राइबल पार्टी का एक बहुत तेज़ी से उभार देखा, 2 सांसद जीते। उसके बाद लोकल बॉडी के इलेक्शन में लगातार उन्होंने चुनाव जीते। इसी बीच वहाँ पर हिंसा होती है एक आंदोलन को लेकर के, टीचर भर्ती को लेकर के, और अब तो पूरी तरीके से वो राजस्थान की पार्टी बन चुकी है। पहले तो वो गुजरात की पार्टी थी, राजस्थान से नेता चुनाव लड़ रहे थे। उनका एक बयान सामने आया और उन्होंने इस बयान को अच्छे से खींचा। राजकुमार रौत बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद बने इस बार, उन्होंने ये बयान दिया कि आदिवासी हिंदू होते ही नहीं है, जबकि मेवाड़ के प्रतीक चिन्ह में एक तरफ मेवाड़ महाराणा की तस्वीर होती है तो दूसरी तरफ आदिवासियों की तस्वीर होती है, भीलों की तस्वीर होती है। और महाराणा प्रताप ने तो अपनी सेना ही पूरी तरह से भीलों के साथ मिलकर के लड़ा था, युद्ध और संघर्ष किया था मेवाड़ के स्वाभिमान, मान सम्मान के लिए। तो राजकुमार रौत और मेवाड़ में इस तरह की जो ये समाज, क्योंकि अगर पहले के समय में समाजों में एकता बनाए रखना राज परिवारों की जिम्मेदारी होती थी कि समाज में सामंजस्य बना रहे, और आज की तारीख में आप पॉलिटिक्स में हैं, पब्लिक लीडर हैं, तो समाज में एकता बनी रहे, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। तो राजकुमार रौत के इस स्टैंड पर आप क्या कहेंगे? कि मुझे कहना है, आपने कहा ना राजपूत और भील भाई, हम सब 36 कौम को साथ ही लेके गए थे। महाराणा प्रताप भी इसी के लिए भी मशहूर है कि 36 कौम को सबको साथ रखा, और शताब्दियों से हम सब साथ यहीं रह रहे हैं, कभी कोई खींचतान नहीं हुई आपस में। और मेरा यही कहना है कि जो भी मुद्दे उठे, भले आप आदिवासी के लिए कहें, भीलों के लिए कहें, कि और कौम के लिए कहें, या किसी 36 कौम में से आप किसी को भी एक उठा दें, मेरे ख्याल से ये सब बातें जो लोगों को अलग करती हैं, ये सब गलत है। हम सब, जैसे आपने कहा, मेवाड़ के हैं और मेवाड़ के ही रहेंगे। इसी विवाद पर एक कदम और आगे, और वो विवाद कहीं ना कहीं आपकी चौखट तक आ रहा है। राणा पूंजा को लेकर के, इतिहास को लेकर एक और विवाद छिड़ा है। वैसे इस तरह के विवाद अब राजस्थान में कई जगह पे खड़े हो गए, लेकिन राणा पूंजा को लेकर के एक पक्ष वो कह रहा है कि वो राजपूत नहीं थे, वो भील थे। इसके लिए एक, अगर आपको याद हो, 96 या 97 में भी राष्ट्रपति आ रहे थे स्टैचू के अनावरण के लिए, तब वो नहीं आए, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी तभी शुरू हुई थी। महाराणा साहब ने भी उनको लेटर लिखा था। और जैसे राणा पूंजा को लेकर, हाँ,
ओके। और पानरवा के जो परिवार है वहाँ पे, वो सोलंकी परिवार है। तो उस समय ये कोई मना नहीं कर रहा है कि भील तो हमारे साथ थे, हम दो सब साथ हैं, और वहाँ पे भी कोई भील का सरदार होगा, सरदार था। तो लेकिन आप सब चीज़ को मिला के इस तरह से, वो ये मैं कह रहा हूँ कि सब बातें जो लोगों के बीच में जो दरार पैदा करते हैं, ये सब जो झगड़ा पैदा करते हैं, ये सब बातें को हम भूलना चाहिए। हम सब तो मेवाड़ के ही हैं। लेकिन ये दरारें अभी पैदा करनी शुरू की गई है, वो पुरानी दरारें नहीं है। एक पक्ष कह रहा है कि चूंकि उन्होंने भीलों की एक ग्रुप का लीडरशिप की थी, इसलिए वो भीलों के लीडर के तौर पर पहचान रखते थे। वो थे राजपूत, लेकिन भीलों की सेना बनाई, भीलों के उत्थान में काम किया। दूसरा पक्ष कह रहा नहीं, वो भील पूंजाई थे, और इससे इतिहास समाज में दरारें देखिए, बढ़ेगी। ये बढ़ेगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये अब इस चीज़ों के इतिहास तो करीब 400-500 साल पुराना है। ये दरार आज शुरू क्यों हुई और कौन कर रहा है, आप उस पर देखें तो आपको सब पता पड़ जाएगा। ओके। हमने लोगों से सवाल पूछा, उसमें एक सवाल ईडब्ल्यूएस पर आया कि आप अब स्टेट गवर्नमेंट में भी भागीदार है और सेंटर में भी भागीदार है, आप ही के परिवार से। ईडब्ल्यूएस में सेंटर को लेकर के कई तरह के वो है कॉम्प्लिकेशंस है, ईडब्ल्यूएस वर्ग का जो आरक्षण है उस मामले में, हाँ, उसमें सरलीकरण को लेकर के क्या आप विधानसभा में, संसद में आवाज़ उठाएंगे? संसद में तो मैं तो नहीं उठाऊंगा, विधानसभा? लेकिन विधानसभा देखिए, ये शुरू तो होता है सेंटर से। तो सेंटर जैसे उनका जो सुधार है, उनके जो आइडियाज़ है, उसी को हमें लेके आगे चलना है। जो राजनीति पॉलिटिकली तो वैसे ही बात करनी है, तो शुरुआत तो वहीं से होगी। ठीक है। आखिर में मैं एक रैपिड फायर खेलूंगा, अच्छा, तैयार हैं? आप बताएं। इसमें कुछ लोगों के मैं नाम बोलूंगा, और उनको लेकर के आपके जहन में जो भी विचार आए उनको एक्सप्लेन करने का, 2 लाइन में उनको एक्सप्लेन करना है। अच्छा, शुरुआत करेंगे आप ही के नाथद्वारा से, सीपी जोशी। उनके खिलाफ तो मैं चुनाव लड़ा हूँ, और वो हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर। व्यक्तित्व को लेकर? व्यक्तित्व, मैं उनको 1-2 बार मिला हूँ, और वैसे ही मिलना हुआ सोशल ठीक है। फंक्शन में। नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी जी हमारे अब प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं, तो वो अपने आप में ही आपको आपका प्रश्न का जवाब मिल जाता है। महाराणा प्रताप? महाराणा प्रताप को अब सारी दुनिया पहचानती है, और मुझे तो गर्व है कि मैं उन्हीं का वंशज हूँ। राणा पूंजा? राणा पूंजा के बारे में आपने प्रश्न ऑलरेडी पूछ चुके हो, और भील भाई हमारे भील भाई हैं। ओके। राहुल गांधी? राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, और वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, दिखता है कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन जिम्मेदारी से निभाएं। अच्छा, वो वही निभाए। ओके, आज के दिन तो वही है। ठीक है। दिया कुमारी? दिया कुमारी जी, उनके परिवार से पहले भी जान पहचान थी, और आज के दिन वो डिप्टी सीएम भी है। वो कैसी लीडर है? अब वो डिप्टी सीएम बन गए हैं, तो वो लीडर तो हैं। ओके। राजकुमार रोत? राजकुमार रोत भी अपनी पहचान है, और जैसे उनके बारे में भी आपने प्रश्न पूछा था, तो उनकी अपनी पहचान है, वो भी लीडर हैं। राजेंद्र राठौड़? सेम थिंग, वो भी लीडर ही है तो लीडर, तभी मैं रैपिड फायर में सवाल पूछ रहा हूँ, वो कैसे लीडर है उसको लेकर बता रहा है। वो मुझे उनके साथ ज़्यादा परिचय हुआ नहीं है। ओके। और राजनीति में जैसे आपने भी प्रश्न पूछा, कुछ ही महीने हुए हैं, तो वो तो माने हुए। लेकिन जब आपकी राजनीति में एंट्री हुई, उसमें वो एलओपी थे, और आप कह रहे ज़्यादा परिचय नहीं हुआ, फिर ये लोग जो बयान सुनेंगे वो मायने निकालेंगे। नहीं, यू सी लीडर, इसलिए मैंने कहा वो लीडर ऑफ स्टैंडिंग तो है ही है। हाँ। भले आज के दिन ना हो, लीडर ऑफ स्टैंडिंग तो है, लेकिन मुझे व्यक्तिगत परिचय नहीं है। ओके। एक युवा चेहरा रविंद्र सिंह भाटी? रविंद्र सिंह भाटी तो मैं मिला हुआ उनसे विधानसभा में, और मिलनसार बहुत हैं, और उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है, जैसे हम देखते हैं, तो ऑल गुड विशेस उनको। सचिन पायलट? सचिन पायलट तो न्यूज़ में काफ़ी रहे हैं, कुछ सही बातों के लिए, कुछ गलत बातों के लिए, और वो देखते हैं कैसे क्या। ओके। अशोक गहलोत? अशोक गहलोत तो पूर्व मुख्यमंत्री है ही हैं, और वो भी सीनियर कांग्रेस लीडर हैं, और उनके साथ डायरेक्ट परिचय तो हुआ नहीं है मेरा, तो मैं व्यक्तिगत बात तो कह नहीं सकता। ओके। एक आखिर में नाम लूँगा, वो इसलिए भी लूँगा क्योंकि अभी जिन सवालों पर हमने जिक्र किया वो उन्होंने इस रीजन में काफ़ी काम भी किया है। किरोड़ी लाल मीणा?
किरोलाल जी मीना वो भी एक सीनियर लीडर है, मैं उनसे मिला हूँ एक या दो बार मिला हूँ सामाजिक तौर पे, सोशल फंक्शन पे, और वो भी काफ़ी फ्रेंडली थे। एज ए लीडर वो कैसे लीडर है? वो सब लीडर हैं, क्योंकि लीडर हैं इसलिए तो वो दैट पोजीशन इज देयर, उनके पास ये पोजीशन है क्योंकि वो पॉलिटिक्स leader का हैं। पहला उसूल होता है कि जब कोई मामला विवादित होने लगे तो उस पर बहुत कम बोला जाए, और विश्वराज सिंह उसी लाइन पर चल रहे हैं। भले ही पॉलिटिक्स में आए हुए कम समय हुआ है, लेकिन पक्के पॉलिटिशियन की तरह वो जवाब दे रहे हैं। पॉलिटिकल पंचायत पर हमने तफसील से उनसे जुड़े हुए जितने भी सवाल थे, आप लोगों के जितने भी कमेंट बॉक्स में जो सवाल आए थे वो भी हमने पूछे हैं पॉलिटिकल पंचायत पर। ऐसी ही पॉलिटिकल शख्सियत थे हमारी, और बातचीत होती रहेगी। इन पूरी चर्चा जो पिछले काफ़ी समय से जितनी भी चर्चा हुई है, इसको लेकर के आपकी क्या कुछ राय है ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे पॉलिटिकल पंचायत पर, तब तक के लिए नमस्कार। आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आप।